तो दोस्तों, छोटा बाबू 0795 के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जाने वाले हैं देवनागरी लिपि के बारे में। जैसा कि कहा जाता है कि भारतवर्ष में अनेक लिपियां प्रचलित हैं। रोमन और अरबी लिपियों को छोड़कर शेष का उद्गम भारत में ही हुआ है। देवनागरी, कैथी, मुड़िया या मोड़ी, बंगला आदि सभी प्रमुख लिपियों की जननी प्राचीन भारतीय लिपि ब्राह्मी है। हिंदी प्रदेशों में देवनागरी, रोमन और अरबी लिपियों के अतिरिक्त कैथी, मुड़िया, मैथिली भी प्रयोग में आती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व हिंदी प्रदेशों में रोमन और अरबी लिपि प्रमुख थी। देवनागरी का स्थान गौड़ था, किंतु देवनागरी का स्थान प्रमुख है। संस्कृत, हिंदी, नेपाली और मराठी के लिए सदैव ही देवनागरी का प्रयोग होता रहा है। आज जिस प्रकार हिंदी व्यापक भाषा है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि भी। केंद्रीय सरकार ने इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा के साथ देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि स्वीकार किया है। अन्य भारतीय लिपियों के समान देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ईसा की 3री शताब्दी तक भारतवर्ष में ब्राह्मण लिपि का प्रचार रहा। 4वीं शताब्दी में आरंभ में ही उत्तर और दक्षिण की ब्राह्मी लिपि में अंतर लक्षित होने लगा और आगे चलकर उत्तरी ब्राह्मी लिपि को गुप्त लिपि कहा गया। गुप्त राजाओं के समय में इसका व्यापक रूप में चलन होने के कारण इसे गुप्त लिपि कहा जाता है। गुप्त लिपि के विकसित रूप को ही आगे चलकर कुटिल नाम दिया गया। इस अवस्था में पहुंचकर स्वरों की मात्राओं और आकृति कुटिल होने लगी थी, इसलिए इसे कुटिल लिपि कहा गया। उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक यह लिपि प्रचलित रही। इसी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। अतः 10वीं शताब्दी जो है, देवनागरी लिपि का जन्म काल कहा जा सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि देवनागरी लिपि का जो नामकरण है वो कैसे हुआ। इसे देवनागरी या नागरी क्यों कहा जाता है, इस संदर्भ में विद्वानों के मतभेद हैं। कुछ विद्वान इसका संबंध नगर ब्राह्मणों से मानते हैं। अनेक उनके अनुसार जो लिपि नागर ब्राह्मणों में प्रचलित होने के कारण नागरी लिपि मानते थे। एक विद्वान राम शास्त्री, जिनका नाम था, ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि देवताओं की मूर्तियां बनाने से पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कोई त्रिकोणी तथा चक्रों आदि से बने हुए मंत्र के, जो देवनागर कहलाता था, मध्य में लिखे जाते थे। देवनागर के मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह कालांतर में उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनागर के मध्य उनका स्थान होने से उनका नाम देवनागरी हुआ। और इसी के बाद में हम आते हैं देवनागरी के नाम से जो संबंधित विविध आधार बताए गए हैं। कुछ विद्वानों ने नाग लिपि से विकसित लिपि को नागरी माना, जिसका बार्नेट महोदय जी ने जो जोरदार खंडन किया। कुछ विद्वानों के अनुसार नागर ब्राह्मण से संबंधित होने के कारण इस लिपि का नाम नागरी पड़ा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। देवनागरी संस्कृत लिपि में लिखी जाती है, इसलिए देव शब्द जोड़कर देवनागरी शब्द रचा गया। कुछ लोग इसका संबंध चंद्रगुप्त तथा पाटलिपुत्र से जोड़ना चाहते थे। उनका कथन है कि चंद्रगुप्त को देव तथा पाटलिपुत्र को नगर माना जाता था, इसलिए देवनागर से प्रचलित होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया। कुछ विद्वानों को छोड़कर अधिकांश ने भारतीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि का समर्थन किया। संसार में प्रचलित अन्य लिपियों में जैसे अरबी, रोमन आदि में देवनागरी लिपि अन्य लिपियों से अधिक वैज्ञानिक, व्यवहारिक तथा सांस्कृतिक संपन्नता की दृष्टि से भी सर्वाधिक अनुकूल है। इसीलिए भारत की प्रधान और व्यापक लिपि देवनागरी लिपि है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसके गुण और दोष के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके गुणात्मक विशेषताएं बताते हैं। देवनागरी लिपि की गुणात्मक विशेषताएं। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, व्यवहारिकता तथा
सांकेतिक संपन्नता की दृष्टि से निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। तो पहले जो इसका गुण है वो है एक ध्वनि एक सांकेतिक चिन्ह। देवनागरी लिपि में सभी स्वरों, ह्रस्व और दीर्घ रूप के लिए अलग अलग सांकेतिक चिन्ह हैं। सभी स्वरों की मात्राएं निश्चित हैं। तुलनात्मक ढंग से उर्दू और रोमन लिपि में यह स्थिति नहीं है। जैसे उर्दू में सा ध्वनि के लिए 3 वर्ड हैं, सीन, स्वाद और से। ज के लिए 4 वर्ड हैं, जाल, जे, झे, ज्वाद, तथा ता के लिए 2 वर्ड हैं, ते और तोय। और हा के लिए भी 3 वर्ड हैं, छोटी है, बड़ी है, द्विचस्मी है। इससे कभी कभी भ्रम हो जाने की संभावना भी होती है। अंग्रेजी में तो ध्वनि चिन्हों की इतनी विभिन्नता है कि आ ध्वनि को प्रकट करने के लिए 11-12 सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार शा को व्यक्त करने के लिए 14 चिन्ह मिलते हैं, जैसे शुगर, शू, कॉन्शियस, सर्च, मिशन, नेशन। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि मतलब सिर्फ शा को व्यक्त करने के लिए यहाँ पे एस का प्रयोग किया गया है, एक में एस एच का प्रयोग किया गया है, एस सी का प्रयोग किया गया है, डबल एस का भी प्रयोग किया गया है, टी आई ओ एन का प्रयोग किया गया है। ऐसे ऐसे इंग्लिश में यूज़ होते हैं जैसे कि एक वर्ड को उच्चारण करने के लिए। तो आइए देखते हैं। उसके बाद में सेकंड इसमें आता है रोमन लिपि में हर ध्वनि के लिए 2 चिन्ह हैं। इसके आगे आते हैं। जैसे रोमन लिपि में कैसा है कि एक छोटी होती है, एक बड़ा होता है। जैसे कि एक कैपिटल होता है, एक स्मॉल होता है। जैसे ए और बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, उसका कैपिटल भी है और स्मॉल भी है। आदि सब जब जोड़कर लिखे जाएं तो हर एक लिपि की चिन्ह की अलग अलग बन जाती है, मतलब उसकी जो शक्ल है वो अलग बन जाती है। अब जैसा कि एक उदाहरण ले लेते हैं। जब डॉक्टर दवा लिख कर देता है तब या तो वो खुद समझ पाता है या तो स्टोर वाला पहचान पाता है, बट यह स्थिति देवनागरी लिपि में नहीं है। तो आइए देखते हैं दोस्तों सेकंड क्या है। इसमें है एक सांकेतिक चिन्ह एक ध्वनि। देवनागरी लिपि में एक सांकेतिक चिन्ह के एक ही ध्वनि का बोध होता है। एक स्थिति रोमन लिपि में नहीं है। यह स्थिति रोमन लिपि में नहीं है। जैसा कि देवनागरी में खा और का 2 अलग अलग ध्वनि तथा ध्वनि चिन्ह हैं। रोमन लिपि में खा के लिए अलग ध्वनि चिन्ह नहीं है, बल्कि का तथा खा एच को के तथा एच को साथ लिखकर खा के एच को लिखना होता है। इसी प्रकार रोमन में त और ट के लिए टी का ही प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि हम ये जानते हैं पहले से भी। और ये तीसरा आता है लिपि में स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता। मतलब जो हमारे लिपि में है वो स्वर और व्यंजन की क्रमबद्धता किस तरीके से है उसके बारे में बता रहे हैं। देवनागरी लिपि में एक वैज्ञानिक क्रमबद्धता दिखाई देती है। इसमें पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, बाद में संयुक्त स्वर, उसी प्रकार असंयुक्त व्यंजन पहले, संयुक्त व्यंजन बाद में, इस तरह के क्रम में हैं। व्यंजनों में भी अल्प प्राण के बाद उसी ध्वनि का महाप्राण रूप, सघोष, अघोष आदि का क्रम इसमें दिखाई देता है। इस तरह का कोई क्रम ना तो रोमन में है और ना ही उर्दू लिपि में है। तो आइए दोस्तों चलते हैं 4 नंबर पे, वर्णमाला की पूर्णता एवं संपन्नता। देवनागरी लिपि में 52 वर्ड हैं। इतने अधिक वर्डों की संख्या विश्व में किसी अन्य लिपि में नहीं है। रोमन लिपि में 26 वर्ड हैं, जिनमें 12 मूल स्वर तथा 14 व्यंजन हैं। अंग्रेजी में कुल स्वर ध्वनियाँ 21 हैं और उसको व्यक्त करने के लिए मात्र 12 ध्वनि चिन्ह हैं। ठीक यही स्थिति व्यंजनों का भी है, इसलिए अन्य भाषाओं को व्यक्त करने के लिए यह लिपि अक्षम साबित है। हिंदी के स, च, ड, द, थ के लिए रोमन लिपि में कोई ध्वनि चिन्ह नहीं है। तो आइए दोस्तों 5 पे चलते हैं और ये है 5 नंबर, उच्चारण और लेखन में एक रूपता। इसका मतलब जो हम उच्चारण करते हैं और वही लिखा जाता है, जबकि
देवनागरी में ऐसा है और अंग्रेजी में तो ऐसा नहीं होता है। चलिए इसमें बताते हैं आपको होता क्या है। देवनागरी लिपि में उच्चारण और लेखन में एक रूपता है जो रोमन लिपि और उर्दू लिपि में नहीं है। जैसे देवनागरी में लिखे कर्म, क्रम और करम शब्दों का उच्चारण और उर्दू लिपि में इन्हीं शब्दों को लिखने पर उच्चारण में अंतर आ जाता है। रोमन लिपि में तो स्थिति और पेचीदा है, लिखा जाता है PUT पुट और उच्चारण इसका होता है पुट। लिखते हैं तो PUT पढ़ना चाहिए, बट पढ़ते क्या है, पुट पढ़ते हैं ना। तो उर्दू लिपि में भी यही हाल है। क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है अलीफ बे और पढ़ा क्या जाता है अब, पढ़ा जाता है ना। अतः उच्चारण की दृष्टि से भी देवनागरी सर्वोत्तम है। अब इसमें एक और पॉइंट हम आगे जोड़ते हैं, यह है स्पष्टता। जैसे कि इस लिपि में स्पष्टता इतनी है कि उच्चारित ध्वनियाँ ही लिखी जाती हैं, जबकि अंग्रेजी में कुछ शब्दों में मध्यवर्ती ध्वनियाँ उच्चारित नहीं होती हैं। जैसे नाइफ, काफ, काम, काल, ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनका मतलब जो साइलेंट होते हैं। जैसे नाइफ में तो के साइलेंट होता है, चाक हो गया, काम हो गया, काल्फ हो गया। इसमें काफ़ी सारे जो मतलब जो बीच के वर्ड होते हैं एक दो, तो वो उनको साइलेंट कर दिया जाता है। जैसे नॉलेज में हो गया, नॉलेज तो स्टार्ट होता है एन से, सॉरी स्टार्ट होता है ना से उच्चारण हो रहा है, लेकिन उसकी स्पेलिंग जो है वो तो के से शुरू होती है ना। तो इसी तरह है। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं सरलता। रोमन लिपि की भांति इस लिपि की वर्णमाला 3 तरह की नहीं है। इससे सीखने में सरलता होती है। अंग्रेजी में वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल में लिखना होता है, उसमें लिखने की वर्णमाला अलग है और पढ़ने की अलग। हिंदी में यह कठिनाई नहीं है। रोमन लिपि में जब जोड़कर लिखा जाता है तो शब्दों की वर्तनी यानी स्पेलिंग समझना मुश्किल हो जाता है। इसका अभी एक उदाहरण हमने अभी आपको दिया था, जैसे कि जो डॉक्टर लिखता है या तो वो खुद समझ पाएगा या तो भगवान ही समझ पाएंगे या तो फिर वो स्टोर वाला जो उस दवाई को बेच रहा है। तो आगे चलते हैं। इसमें एक 8 नंबर है, वो है व्यवहारिक उपयोगिता। व्यवहारिक उपयोगिता की दृष्टि से देवनागरी लिपि अब अन्य किसी लिपि से, विशेषकर रोमन लिपि से, किसी भी अर्थ में कम नहीं है। जैसे कि देवनागरी लिपि है जो जिसका व्यवहारिक उपयोग हो रहा है वो किसी भी मतलब और भी जैसे खास करके रोमन लिपि जो यूज़ होती हैं उससे तो कम नहीं है। एक समय में देवनागरी को यांत्रिक सुविधा की दृष्टि से अयोग्य माना जाता था, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टाइपिंग वगैरह हो गई, तो इसमें इसको अयोग्य माना जाता था क्योंकि इसमें अधिक ध्वनि चिन्ह मात्राओं को वर्ड के पहले, बाद में, ऊपर और नीचे तथा कभी कभी वर्ड के पेट में भी लगाना पड़ता है। वस्तुतः व्यवहारिकता की दृष्टि से यह देवनागरी लिपि का गुण जाना चाहिए क्योंकि मात्राओं के लिए यहाँ रोमन लिपि की भांति इसमें अलग से ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। इसे कम स्थान में भी लिखा जा सकता है। अब जैसे सूर्य हमने दो में लिख दिया, बट रोमन में अगर लिखना हो तो सूर्य 5 ध्वनि चिन्ह लिखने पड़ते हैं, है ना। अब उसके बाद आते हैं 9 नंबर पे। तो यह है लेखन और मुद्रण में एक रूपता। लेखन और मुद्रण का मतलब होता है छपाई और लेखन का मतलब लिखाई। रोमन लिपि में लेखन और मुद्रण में अंतर आ जाता है। अरबी फारसी लिपि के भी हस्तलेख और मुद्रित में भिन्नता है। देवनागरी में इस प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है। उसे जिस रूप में उसे मुद्रित किया जाता है उसी रूप में हाथ से भी लिखा जाता है। इससे वर्णमाला से परिचित होने वाला छोटा सा बच्चा भी पुस्तकों के साथ ही हस्तलेख भी आसानी से पढ़ सकता है। रोमन लिपि के माध्यम से पढ़ने वाला बच्चा मात्र मुद्रित ही पढ़ सकेगा, हस्तलेख बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम इंग्लिश कुछ लोगों की राइटिंग जो होती है वो हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, बट हिंदी में अगर वो लिखा हुआ है तो हम पढ़ लेते हैं। अगर कोई बच्चा वर्णमाला जानता है तो वो आराम से वो पढ़ लेगा अगर हिंदी पढ़ना जानता है तो ये तो आसान है। उसके बाद आते हैं, ये नंबर 10 है इसका, सांस्कृतिक संपन्नता। इस समय प्रचलित भारत की लिपियों में सबसे जो सर्वाधिक प्राचीन है वो है हमारी देवनागरी लिपि।
सातवीं शताब्दी से ही इसके प्रयोग के प्रमाण विभिन्न शिलालेखों, सिक्कों, ताड़पत्रों आदि में मिलने लगते हैं। हजारों वर्ष प्राचीन वैदिक वाङ्मय, उपनिषद, दर्शन, पुराण, संस्कृत का विपुल साहित्य तथा असंख्य रचनाएं और बौद्ध एवं जैन रचनाकारों का अपार साहित्य देवनागरी लिपि में प्राप्त है। ऐसा हम जान सकते हैं कि इतने सारे पुराने प्राचीन जो वैदिक उपनिषद वगैरह हैं वो भी देवनागरी लिपि में ही लिखे प्राप्त हुए थे। वर्णानुरूप आकृति, जैसा कि जानते हैं हिंदी में ओष्ठ वर्ण है, इसका उच्चारण ओठ की सहायता से होता है, इसलिए इसकी बनावट ओठ जैसी है। यद्यपि सामान्य रूप से यह बात सभी वर्णों पर लागू नहीं होती है, किंतु यह बात कुछ अंशों में सच है। देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता का पता लगाने के लिए अक्षरों के मिट्टी के प्रतिरूप तैयार किए। जब उसमें हवा फूकी तो देवेंद्र कुमार शास्त्री, अब ये याद रखिएगा, देवेंद्र कुमार शास्त्री आश्चर्यचकित रह गए कि ध्वनि आ प्रतिरूप में से ही आ रही है और जो बड़ा आ की ध्वनि है वो बड़ा आ की प्रतिरूप से ही निर्गत हो रही है। इसी प्रकार अन्य अक्षर प्रतिरूपों का निर्माण हुआ है। जो हमारे बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक तरीके से एक एक अक्षर बने हुए हैं। और उसके बाद आता है सुंदरता, सुडौलता तथा कलात्मकता। ये 12 है, मतलब 12 नंबर है। देवनागरी लिपि लिखावट में सुंदरता, सुडौलता और कलात्मकता लिए हुए हैं। वर्णों की बनावट में पाई की पद्धति इसे सरलता से सीखने में सहायता देती है। अधिकांश वर्ण गोलाई लिए हुए हैं जिन्हें कलात्मक साँचे में ढालकर प्रस्तुत करना सुगम है। तो दोस्तों, यह था देवनागरी की कुछ विशेषताएं, उसके गुण थे। और अब आपको बताते हैं देवनागरी लिपि में उनकी कुछ दोष और त्रुटियां। तो आइए जानते हैं। यद्यपि देवनागरी लिपि संसार की अन्य लिपियों की अपेक्षा अधिक पूर्ण, स्पष्ट तथा वैज्ञानिक है, फिर भी इसमें अभी तक कई त्रुटियां दिखलाई पड़ती है जो इस लिपि के दोष कहलाए जाते हैं। जैसा कि हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता है, तो इसमें भी थोड़ी बहुत दोष पाए गए हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो आइए आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसको आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है अक्षरात्मक लिपि। रोमन लिपि के समर्थकों के अनुसार देवनागरी अक्षरात्मक लिपि होने से इसके प्रत्येक सांकेतिक चिन्ह में स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं। अतएव संयुक्त व्यंजनों को लिखने के लिए कभी कभी व्यंजनों का आधा रूप लिखना पड़ता है, जैसे हो गई विद्या, खाद्य, संयुक्त, धर्म आदि। शब्दों को लिखने में व्यंजन का रूप बदल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन शब्दों में ना तो द अपने मूल रूप में है और ना ही क और त, आधा का और उसके बाद ता एवं आधा रा, रा के नीचे हलंत लगा ले हुए वो आधा रा माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो अपने मूल रूप में नहीं है। उसके बाद लंबी वर्णमाला, सेकंड है ही लंबी वर्णमाला। देवनागरी के अक्षरों की संख्या अधिक है। स्वरों की मात्राएं आधे अक्षरों, द्वित अक्षरों तथा विभिन्न अक्षरों के नीचे अथवा ऊपर लगने वाले चिन्हों की संख्या इससे पृथक है। इतनी बड़ी वर्णमाला को याद रखना, समझना और ठीक ठीक प्रयोग करना छात्र के लिए मुद्रण तथा टंकण के लिए असुविधाजनक है। तो आगे दोस्तों आगे पढ़ते हैं हम लोग। ये थर्ड वाला है। तो इसमें तीसरा है संयुक्त ध्वनि चिन्ह अवैज्ञानिक। जैसा कि इसमें कुछ चिन्ह हैं, जो ध्वनि चिन्ह हैं उन्हें अवैज्ञानिक क्यों बताया गया है। वैज्ञानिक लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही ध्वनि चिन्ह होना चाहिए। वैज्ञानिक जो लिपि है उसमें एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह होना चाहिए। देवनागरी लिपि में स्र, छ, त्र, ज्ञ आदि ऐसे ध्वनि चिन्ह हैं जिनमें दो ध्वनियों का संयोग है। जैसे कि स्र में श और र को मिलाया गया है, श में क और छ को मिलाया गया है, त्र में भी ता और रा को मिलाया गया है, और ज्ञ में इसको ज्या बोलते हैं, वैसे ज और या को मिला के ज्ञा बनाया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 4 नंबर, लेखन और उच्चारण में भेद।
जैसा कि हम जानते हैं देवनागरी की कुछ ध्वनि में लेखन और उच्चारण में अंतर आता है। जैसे ये की, हमने बोला ना की, इसमें जो ई का उच्चारण का के बाद होता है, लेकिन ई की मात्रा का के पहले लगाई जाती है। और धर्म में रा का उच्चारण माँ के पहले हो रहा है, लेकिन रा का ध्वनि चिन्ह माँ के ऊपर लगाया जाता है। ऐसे ही द्वंद्व द्वंद्व जो लिखा हुआ है, इसके उच्चारण में दा का उच्चारण आधा ही होता है, लेकिन वा का उच्चारण तो पूरा हो जा रहा है, जबकि लिखा ठीक इसके विपरीत जाना चाहिए। मतलब इसमें आधा दा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये उच्चारण में भी तो ऐसा आ रहा है। तो उसके बाद चलिए चलते हैं अनावश्यक ध्वनि चिन्ह। इसमें कुछ अनावश्यक ध्वनि चिन्ह है, उसके बारे में जानते हैं। हिंदी में कुछ ध्वनियों का उच्चारण ही नहीं होता है, फिर भी उसके लिए ध्वनि चिन्ह, जैसे ये अंगा हो गया, इया हो गया, ये षटकोण वाला सा हो गया, ऋषि ऋषि वाला हो गया, ज्ञ से ज्ञानी आदि हो गया। उसके बाद कुछ ध्वनि के लिए दो दो ध्वनि चिन्ह हैं, जैसे ये आ हो गया और अणा हो गया, झ हो गया, ला और ये ला हो गया। ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं। और ये एक सा सीटी वाला सलजम वाला सा है, और ये भी सलजम वाला सा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, दोनों दो तरीके से लिखे जाते हैं। और आदि और अर्थ, रा के लिए क्रम, कर्म, गृह, मतलब ये तीन तरह के चिन्ह हैं जो कि हम आधे रा के लिए लगाए जाते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं 6 नंबर पे, ध्वनि चिन्हहीन ध्वनियाँ। देवनागरी में जहाँ कुछ ध्वनियों के दो दो चिन्ह हैं, तो दूसरी ओर म, ल, न। अब हिंदी में संयुक्त व्यंजन न होकर मूल महाप्राण व्यंजन है, परंतु उनके लिए कोई स्वतंत्र ध्वनि चिन्ह नहीं है। अस्पष्टता, इसमें कुछ अस्पष्टता भी है, वो क्यों है आइए जानते हैं। देवनागरी की कुछ ध्वनि चिन्हों की आकृतियां ऐसी हैं जिससे भ्रम हो सकता है, जैसे भा हो गया और मा हो गया। अगर यहाँ पे शिरोरेखा नहीं लगाई जाती है तो इसमें भ्रम होने का चांस होता है, जैसे धा हो गया और घा हो गया। शिरोरेखा ना होने पर इसमें भेद करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो एक ऐसे ही और शब्द है, इसका ये खा है, और इसको अगर यहाँ पे दोनों लाइन की वजह से शिरोरेखा के ना होने पर ये खा और रा वा, जैसे एक खा लिख पढ़ा जाता है और एक रा वा बन जाता है कभी कभी। तो इसमें जैसे कि हमने लिखा खाना और उसका मैंने लिखा रवाना, तो वो दोनों में जैसे लगता है कि एक रवाना है और एक खाना है, क्योंकि हम लोगों ने लिखा सही तरीके से नहीं है, तो इसलिए इसको लिखना भी सही तरीके से चाहिए, वही ये इसका दोष है। तो इसका अंतर जो करना होता है वो दुष्कर हो जाता है। तो और उसके बाद 8 नंबर आते हैं, शीघ्र लेखन की दृष्टि से असुविधाजनक। देवनागरी लिपि के हर ध्वनि चिन्ह की मात्राओं तथा शिरोरेखा को लिखने के लिए बराबर हाथ उठाना पड़ता है और इससे अधिक श्रम करना पड़ता है, पर रोमन में वर्णों के परस्पर मिल जाने से बिना हाथ उठाए लिखा जा सकता है, और इसमें गति की तीव्रता भी आती है और हाथ को श्रम कम करना पड़ता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम हिंदी लिखते रहते हैं तो हमें बार बार हाथ उठाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, एक एक वर्ड को अलग अलग लिखना पड़ता है, जबकि इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखते चले जाते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये थे इनके दोष। और आपको चलिए बताएंगे अब इसके बाद में, आप अगर इसके बाद का वीडियो देखना चाहते हैं कि देवनागरी लिपि में सुधार कैसे हो सकते हैं, तो आपको अगले वीडियो में ये हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो देवनागरी लिपि में सुधार और भी आपको यहाँ पे व्याकरण का सारा हम आपको दिखाने वाले हैं, तो इसके लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसको याद करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये 15-20 नंबर का पूरा टॉपिक है, आप इसको याद करके रख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।